वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज़ सुनील कुमार यादव और आज हम लोग क्या पार्ट 4 पढ़ेंगे। किसका? बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1, जो हम लोगों ने थर्ड पार्ट अभी कंप्लीट करा है। उसके बाद हम लोग ये फोर्थ वीडियो लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे मैं एक बार ही फटाफट में बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए, इस वीडियो में हम लोग कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉमर्स के बारे में। पिछले वाले वीडियो जो थर्ड पार्ट था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंडस्ट्री के बारे में, कि इंडस्ट्री होता क्या है, कितने टाइप्स के इंडस्ट्री होते हैं, उनका रोल क्या होता है, किस तरीके से आप इंडस्ट्री टाइप ऑफ बिजनेस में डील कर सकते हो या कैसे उसे एक एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग क्या कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कॉमर्स कुछ नहीं है, एक अगर मैं थोड़ा सा अगर रिव्यू दे दूं आप लोगों को, तो कॉमर्स का मतलब होता है जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है एक इंडस्ट्रियल या कोई भी बिजनेसमैन के थ्रू, ताकि वो पूरा जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट हो कस्टमर के पास, जब तक वो प्रोडक्ट जाए वो कितना क्लियरली जा रहा है या कितना स्मूथली जा रहा है। तो कॉमर्स के फैसिलिटी से वो डील होता है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कॉमर्स के बारे में, है कि नहीं? कॉमर्स के बारे में कितना, यार कॉमर्स ये है, कॉमर्स वो है। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में कॉमर्स के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग कॉमर्स के साथ। तो कॉमर्स क्या होता है? पहले कॉमर्स, व्हाट इज कॉमर्स? अगर कॉमर्स का डिफाइन बोला जाए कि कॉमर्स का डेफिनेशन क्या है, तो कॉमर्स रेफर्स टू all those activity which helps directly or indirectly in distribution of goods to the ultimate consumers। एक बात बताओ कि ये तीन तरीके से हमारे पास या एक कंज्यूमर के पास पूरा प्रोडक्ट पहुंचता है। पहले क्या होता है? एक प्रोड्यूस करता है कोई, ठीक है। फिर एक क्या करता है? एक डिस्ट्रीब्यूट करता है। और हम लोग क्या करते हैं? कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूम करता है। तो ठीक है, प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूशन को देता है या जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कंज्यूमर के थ्रू पहुंचाता है। तो ये पूरा एक कहीं ना कहीं कॉमर्स का फैसिलिटी है। तो कॉमर्स क्या है कि ये जो सारे एक्टिविटी जो बीच वाले किए जा रहे हैं ना, ये बीच वाले एक्टिविटीज को क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट एक्टिविटीज। तो जो इंटरमीडिएट एक्टिविटीज जो हो रहे हैं, ताकि जो कस्टमर के पास जो भी प्रोडक्ट पहुंचे वो स्मूथली पहुंचे, या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, ताकि जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स है या जो भी अल्टीमेट कंज्यूमर के पास वो सारा प्रोडक्ट पहुंच सके। तो क्या है कॉमर्स? क्या? इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटी, वह ऐसा एक्टिविटी है विच हेल्प्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द अल्टीमेट कस्टमर। कि आप कस्टमर के पास कितनी आप स्मूथली या कितनी आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी एक्टिविटी करते हो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज कॉमर्स। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ ये कॉमर्स का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए, एक एक कर आप लोग समझते जाइए, ठीक है। फिर ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। अगर आप बाद में आपने कॉमर्स लिया है तो कहीं ना कहीं आप इस कॉमर्स फील्ड में ही कुछ करोगे तो आपको कोई पूछ देगा क्या कि आप कॉमर्स लिए हो। कॉमर्स का मतलब ही क्या होता है बताओ? एज अ सब्जेक्ट नहीं, एज अ इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो आप क्या बताओगे कि कॉमर्स रेफर्स टू दोज एक्टिविटी विच हेल्प्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। के अल्टीमेट कंज्यूमर के पास किस तरीके से पहुंचता है, जो भी हेल्प होता है, जो भी इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइड होता है, या जो भी इंटरमीडिएट एक्टिविटी होता है, दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज नोन एज कॉमर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन क्या होता है भाई, हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देखो, कॉमर्स सेगमेंट ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि कॉमर्स सेगमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? एक बात बताओ कि तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि हाँ भाई मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन करी, ये मैंने एक सोप का दुकान है मेरे पास, या दुकान नहीं फैक्ट्री है, हम लोगों ने ये पूरा प्रोड्यूस कर दिया। अब प्रोड्यूस करने के बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो, आप उसको कस्टमर के पास पहुंचा कैसे रहे हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में क्या हो गया है कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और कंज्यूमर को सेटिस्फाई कैसे करोगे? आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी करके। ठीक है, तो ये क्या है? अगर कॉमर्स का बात किया जाए तो कॉमर्स इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। जो कॉमर्स है उसे क्या कंसिडर किया जाता है? बैकबोन ऑफ द
इंडस्ट्री। जैसे हमारा रीढ़ का हड्डी होता है ना, अगर रीढ़ का हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग खड़े रह पाएंगे नहीं ना। सेम उसी तरीके से अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर कॉमर्स को सही तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि वो डेवलप नहीं कर पाएगा, या वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लॉन्ग टर्म में कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है। द गुड्स प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्री रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर ओनली बिकॉज ऑफ कॉमर्स। कि जो भी गुड प्रोड्यूस होते हैं, एक जो भी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है वो कंज्यूमर के पास किस तरीके से पहुंचता है, वो कॉमर्स के एक्टिविटीज़ के तरीके से, वो कॉमर्स के कारण ही पहुंचता है। क्योंकि कॉमर्स क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट एक्टिविटी विच हेल्प्स टू रन द और टू हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट स्मूथली। ठीक है, आई होप सो इसका फंक्शन भी समझ में आ गया होगा कि कॉमर्स का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आप लोग नोट्स भी बना सकते हो प्रॉपर तरीके से, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो समझने में। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉमर्स किस तरीके का एक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन देख लेते हैं क्या करता है। अभी हम मैंने बताया क्या कि जो एक प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है, उसके बीच के जो भी एक्टिविटीज होते हैं वो दूर करने की कोशिश की जाती है कॉमर्स के या कॉमर्स के एक्टिविटी को कर या ये जो भी एक्टिविटी होता है उसे कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बस ये कॉमर्स क्या होता है, एक्टिविटी होता है जो कि एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर को लिंक करता है। ठीक है, क्योंकि आप देखो, आप कंज्यूमर हो, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट ला रहे हो मार्केट से, तो आप ये तो नहीं जान रहे हो ना कि ये प्रोडक्ट किसने प्रोड्यूस, आप ये जान रहे हो कि इसकी ब्रांडिंग कहाँ है, इस कहाँ बना है, लेकिन ये पर्टिकुलर क्या है, कैसे ये पहुंचा है, वो तो आप नहीं जान रहे हो ना। तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। तो पहला ये फंक्शन क्या करता है, अगर प्रॉपर फंक्शन की बात की जाए, इट हेल्प्स टू रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ अ पर्सन। क्या करता है, ये रिमूव करता है पर्सन के हिंड्रेंस को, मतलब हिंड्रेंस ऑफ अ पर्सन को रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है भाई, अब सोच रहे होगे कि यार कि एक ऐसा है कि ये पर्सन को, एक पर्सन के हिंड्रेंस को कैसे ये अलग करता है, या ये कैसे मतलब कम कर सकता है। तो ट्रेडर्स हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर्स एंड हेंस रिमूव द हिंड्रेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स। क्या करता है कि जो ये रिमूव करता है हिंड्रेंस, मतलब क्या, जो भी दुविधा होती है, जो भी दिक्कतें आती है एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, उनको ये बीच का जो भी ये किसके थ्रू होता है, कॉमर्स से, कॉमर्स को फैसिलिटेट कर कर ये दुविधा दूर की जाती है। मतलब जो भी पर्सन है, ये पर्सन डायरेक्टली जाके अब जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर जाके अगर वो सामान को खरीदेगा तो वो उसके लिए भारी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो कॉमर्स क्या करता है कि वो रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ अ पर्सन को। सेकंड क्या है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ये क्या करता है, प्लेस के हिंड्रेंस को कम करता है। अब सोचो, एक कोई कोलकाता में है, ठीक है, कोई बंदा कोलकाता में है और एक दिल्ली में है। अब दिल्ली और कोलकाता में है, तो अगर दिल्ली से कोई सामान को परचेस करना होगा इसको, तो ये ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा या कुछ भी कर देगा। तो ऑनलाइन ऑर्डर जो किया, वो ऑनलाइन ऑर्डर कोई पर्सन लाया, तो ठीक है, तो ये पर्सन का हिंड्रेंस तो ये खत्म हो गया ना, इसे तो सामान मिलेगा दिल्ली वाले बंदे को। ये दिल्ली वाला बंदा यहाँ बैठा हुआ है तो ये दिल्ली वाले बंदे को तो सामान मिलेगा। लेकिन ये कोलकाता वाला बंदा क्या कर रहा है कि प्लेस, अगर प्लेस है, मतलब ये सामान कोलकाता में बिक रहा है और इसे दिल्ली में चाहिए, तो वो आराम से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आ जाएगा, मतलब कोई पर्सन लाएगा उसे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के थ्रू। तो क्या होगा, ये रिमूव करता है, कॉमर्स क्या रिमूव करता है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की जो भी समस्या है उसे दूर करने की कोशिश करता है। द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द प्लेस गैप। ये प्लेस गैप को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, थर्ड वन क्या है, थर्ड वन हम लोग पढ़ लेते हैं, एक मिनट। थर्ड वन क्या है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ये टाइम को बचाता है कि नहीं। अगर सोचो कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है और अगर तुम खुद ही उतना ट्रैवल करके जाओ, वो अब सोचो नागपुर का संतरा बहुत फेमस है, ठीक है, नागपुर का संतरा बहुत फेमस है। अब तुम्हें संतरा खाने के लिए नागपुर जाना हो, कितना टाइम लगेगा, कितना वो समय लगेगा, तो वो सोचो कि वो कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब सारा ये दुविधा, ये हिंड्रेंस कैसे दूर होता है, कॉमर्स के फैसिलिटेशन से। तो हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ये टाइम की भी बचत करता है। सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीजन ओनली बट दे आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर्स। अब देखो दूसरे टाइप में एग्जांपल देखो, अब देखो कोई जैसे राइस है, ठीक है, अब राइस तो एक पर्टिकुलर सीजन में राइस या व्हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन अब बताओ ये प्रोड्यूस तो हो गया,
लेकिन ये तो सालों भर डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बारी में सारा जो भी पॉपुलेशन रहता है वो खरीद के रख लेता है, नहीं ना। तो राइस और व्हीट को कहीं ना कहीं किसी इसको बचा के रखना होगा, मतलब कोल्ड स्टोरेज में या वेयर हाउसिंग में, ताकि ये फ्यूचर में आसानी से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग क्या करेंगे, ये हिंड्रेंस ऑफ टाइम को बचाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये अगर पूरा जो भी प्रोडक्ट हम जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और फिर ये टाइम की वजह से, मतलब एक टाइम में ये तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये तो पूरे टाइम, ये पूरा टाइमली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, जब जब डिमांड का क्रिएशन होगा। तब इसको फ्रेश रखने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, वेयर हाउसिंग को, या वेयर हाउसिंग सेगमेंट क्या करता है, कॉमर्स के हेल्प करता है टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप, कि टाइम गैप को ये कम करता है। और ये क्यों वेयर हाउस लाया जाता है, ताकि हम लोगों के सामान को सेफली और फ्रेशली प्रिपेयर किया जा सके या सेफली रखा जा सके, सीधी बात है। तो टाइम गैप को कम किया जा सकता है। ठीक है, ये समझ गए कि हिंड्रेंस ऑफ टाइम कैसे बचता है। एक तो क्या कि आप कहीं कोई जगह दूसरा जाओगे, वहाँ कितना वो दिक्कत होगा, और दूसरा क्या कि आप कोई भी सामान एक कंट्री में अगर बन रहा है, तो अगर कंट्री के लेवल पर बात करें, दूसरे कंट्री में, तो दूसरे कंट्री में अगर कोई बन रहा है, तो वो ऐसा तो नहीं कि डिमांड इस कंट्री में पूरे लेवल पर चलेगा। तो जो दूसरे कंट्री से आ रहा है सामान, उसको भी स्टोर करने के लिए पोर्ट वगैरह पर या जगह दी जाती है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी दी जाती है, ताकि अच्छे से वो टाइम को बचत कर सके और अपने डिस्ट्रीब्यूशन को स्मूथली फंक्शन कर सके। ठीक है, थर्ड समझ में आ गया, टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। फोर्थ, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज के हिंड्रेंस को रिमूव करता है कॉमर्स। अब देखो, बैंक होता है, सीधी बात है, एक्सचेंज कौन करता है, बैंक। अब तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, मतलब ये प्रोड्यूसर हो गया और ये कंज्यूमर हो गया। ठीक है, अब प्रोड्यूसर कुछ सामान बेच रहा है और कंज्यूमर कुछ सामान ले रहा है, तो ये ले रहा है ना, तो ये लेगा किसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से, पैसे के माध्यम से। तो अगर कोई कंज्यूमर है, या कंज्यूमर को छोड़ दो ना, अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटर ही ले लेते हैं, तो ये कंज्यूमर के पास पहुंच गया, तो सोचो ये कंज्यूमर पैसा इससे दिया और ये ऐसे यहाँ बैंक को दिया, और बैंक फिर क्या किया, इसे प्रोड्यूसर को दे दिया। ठीक है, तो ये सर्कुलर वे में हमारा चलता है। तो ये क्या कर रहा है, बैंक क्या कर रहा है, रिमूव क्या कर रहा है, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज की। जो भी एक्सचेंज का, अब सोचो कि कलेक्टिंग ऑफ पेमेंट का जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। ठीक है, चौथा समझ में आ गया। पांचवा क्या है, फिफ्थ वन, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क को रिड्यूस करता है। अब कॉमर्स फैसिलिटी कोई प्रोवाइड कर रहा है, कॉमर्स फैसिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब है कि कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कोई भी बिजनेस के रिस्क का कम कर रहा है। अब कोई भी बिजनेस के रिस्क को कम करने का मतलब क्या है, कि उसका जो भी डैमेज है उसे रिवैम्प करना। अब कोई भी डैमेज को अगर रिकंसिडर करके उसे अगर कवर्ड किया जाए इंश्योरेंस के थ्रू, तो क्या हो रहा है कि वो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को कम कर रहा है। कौन सा सर्विस देके, कौन सा एक्टिविटी करके, इंश्योरेंस की एक्टिविटी को प्रोवाइड करके इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करता है, इंश्योरेंस देता है। ठीक है, और उसके थ्रू क्या किया जा रहा है कि कॉमर्स फैसिलिटी को फैसिलिटेट किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, ताकि जो भी बिजनेस कर रहा है उसका रिस्क कम हो सके, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कम हो सके। तो हिंड्रेंस को कम करता है कि जो भी रिस्क आएगा उसे हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। सिक्स, क्या हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज को बहुत बारी क्या होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट आ जाता है, लेकिन लोगों को नॉलेज ही नहीं होता है कि यार ये भी कोई प्रोडक्ट था, ये भी कोई प्रोडक्ट है, मतलब ये नहीं नॉलेज रहता है। तो वो प्रोडक्ट का नॉलेज किस तरीके से जाए, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जाएगा, है कि नहीं। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, आप पोस्टर लगते हुए देखते होगे ये मार्केट में या रोड वगैरह पर, तो वो क्या अवेयरनेस को फैलाने के लिए किया जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को दूर कर सकते हो, और आप नॉलेज दे सकते हो कोई भी प्रोडक्ट को लेकर, है कि नहीं। आप नॉलेज दोगे तभी ना वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। अब आप बना रहे हो और अपने घर पर रखे हुए हो, अब सोच रहे हो कोई खरीदने आएगा, तो आता ही चला जाएगा, पता चला कि तुम बोरिया बिस्तर समेट के निकल लिए। तो ये एक कहीं ना कहीं एक बात किया जाए तो ये रिमूव हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज कैसे होगा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और क्या होगा, अवेयरनेस फैलाइए। ठीक है, ताकि आपका जो भी नया प्रोडक्ट है वो लोगों तक अच्छे से पहुंच पाए। लोगों का मतलब है हम इसमें कॉमर्स में कस्टमर। ठीक है, चलिए, आई होप सो आप लोगों को फंक्शन ऑफ कॉमर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो और हम लोगों से
डील कर सकते हो। डील करने का मतलब फ्री मिलेगा, कोई पैसे कोई कॉस्टिंग नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो, जिस तरीके से हम लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, इंडस्ट्री के पढ़ने के इंडस्ट्री जो पढ़े थे हम लोग, वो कितने टाइप्स के पढ़े थे? इंडस्ट्री 3 टाइप्स के, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री। सेम उसी तरीके से ये टाइप्स थे, और अलग अलग तरीके का अलग अलग टाइप्स हम लोग और देखे थे, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है, तो सारा हम लोग इंडस्ट्री के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। जो लोग नहीं देखे हैं वो पार्ट 3 वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 3 जो हमने अपलोड करा है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स मतलब क्या, कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉमर्स, कि कॉमर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कॉमर्स क्या है, कि वो डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी हेल्प करता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में वो एक पूरा गैप चलता है ताकि कस्टमर को सही तरीके से प्रोडक्ट पहुंच सके। सेम उसी तरीके से अगर बात किया जाए कि कैटेगराइज किया जाए, कॉमर्स को 2 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, पहला ट्रेड और दूसरा एड्स टू ट्रेड। मतलब एक तो आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जो सामान पहुंचा रहे हो वो कैसे पहुंचा रहे हो, और उसको पहुंचाने के लिए आप क्या मदद दे रहे हो, क्या एड दे रहे हो। एड का मतलब होता है मदद देना। तो एक क्या है ब्रॉड कैटेगरी कॉमर्स, कि कॉमर्स आप जो फैसिलिटेशन कर रहे हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, स्मूथली कर रहे हो, वो सही से आप लोग जो भी बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है उसको सही तरीके से आप कर रहे हो कि नहीं, ट्रेडिंग अच्छे से कर रहे हो कि नहीं, और उस ट्रेडिंग को करने के लिए आप क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस में आप वो आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कैसे बेच रहे हो, क्या कैसे खरीद रहा है, ठीक है, और उसको क्या मदद दे रहे हो उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, ट्रेड के बारे में। 2 टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ओके, चलिए तो ठीक है, ठीक है। तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉमर्स। ट्रेड क्या है? इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स है। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ट्रेडिंग क्या होता है कि आप कोई भी सामान को बाय कर रहे हो और कोई भी सामान को आप बेच रहे हो। तो बेचने और खरीदने के सर्विस को, या बेचने और खरीदने के तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेड कर रहे हो। आप बोलोगे ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड क्या करोगे? या तो आप खरीद रहे होगे या आप बेच रहे होगे, ठीक है, 2 तरीके का। या आप गुड्स को बेच रहे होगे, या गुड्स को आप खरीद रहे होगे, या आप सर्विस को बेच रहे होगे, या सर्विस को आप ले रहे होगे, ठीक है। तो ये ट्रेड का डेफिनेशन है, और ये इंटीग्रल पार्ट है कॉमर्स का। अ ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। की ट्रेड फैसिलिटी से क्या करता है कि ये दोनों को, मैन्युफैक्चरर और जो भी प्रोड्यूसर होता है और जो भी कंज्यूमर होता है, उसे पास लाने का काम करता है। कैसे काम करता है भाई? आप बताओ कि जो भी कंज्यूमर रहेगा वो जब तक ये प्रोडक्शन वाला अच्छे से बाय और सेल नहीं करेगा, मतलब ये क्या कर रहा है? बाय कर रहा है। कौन बाय कर रहा है? कंज्यूमर बाय कर रहा है और प्रोड्यूसर सेल कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के एक कहीं ना कहीं लिंकेज को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग हो रहा है यहाँ पर। मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच ट्रेडिंग फैसिलिटी हो रही है, ठीक है। अब ट्रेड कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। देखो ट्रेड 2 तरीके के होंगे, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो हमारे देश के अंदर हो रहा हो, या कोई भी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो रहा हो, जैसे इंडिया है तो ये इंडिया के अंदर में हो रहा है ट्रेड, देन दैट पर्टिकुलर ट्रेड इज नोन एज ट्रेड। मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाय एंड सेल ऑफ गुड्स। तो गुड्स एंड सर्विस आप कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विस को बाय और सेल कर रहे हो। अगर इंटरनली आप अपने देश में कर रहे हो तो क्या हो गया? इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या हो गया? आप विदेशों से कर रहे हो, मतलब ये इंडिया हो गया, ये अमेरिका हो गया। अगर अमेरिका से कोई सामान खरीदा जा रहा है और इंडिया से कोई सामान बेचा जा रहा है, तो ये क्या हो गया? बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड। आई होप सो ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन से या डिस्क्रिप्टिवली हम लोग पढ़ते हैं इसको, या अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं, ठीक है। इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? Internal trade refers to a buying and selling of goods and service within the geographical boundaries of the country, and it is also known as internal trade। कि internal trade बोला जाता है कि कोई भी geographical boundary के अंदर जो भी सामान की खरीद और बिक्री हो रही है, जो भी सामान की खरीद और बिक्री हो रही, चाहे वो गुड्स हो या कोई सर्विस हो, then that particular trade is known as internal trade। Under internal trade goods and service are bought and sold in a home currency only। और जो भी गुड्स और सर्विस जो भी बेचे जाएंगे, जैसे इंडिया है तो इंडिया में रुपीस में डील होता है। इंडिया हमारा करेंसी क्या है? रुपीस है, तो रुपीस के फॉर्म में डील होती है, ठीक है। तो दैट
दैट ट्रेड इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड दो तरीके का, होलसेल होता है और रिटेल। देखो यहाँ पर फटाक से जल्दी से एक हम लोग रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइबली पढ़ेंगे या डिस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे हम लोग। तो होलसेलर क्या है कि होलसेलर बड़ा और ये छोटा, फिर छोटा छोटा छोटा। आप सोचो, ये अच्छे से समझना। ठीक है, मतलब क्या, ये होलसेलर हो गया, ये रिटेलर हो गया, और ये क्या हो गया, कस्टमर हो गया। तो क्या होता है इंटरनल ट्रेड, ये हमारे देश के बारे में बात हो रहा है, मतलब कोई भी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में। ठीक है, तो होलसेलर क्या करता है, होलसेलर क्या करता है, बड़े पैमाने पर सामान को परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से, और फिर उसे रिटेल में, खुदरे में बेच देता है। खुदरे का मतलब रिटेल, रिटेल में मतलब कोई दूसरा, कोई अगर सोप खरीद लिया, कोई शैम्पू खरीद लिया, सबका अलग अलग दुकान हो गया। अब ये फिर क्या करता है, ये फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करता है कस्टमर के पास। तो मतलब होलसेलर बड़े थोक में खरीदता है, मतलब बड़े अमाउंट में खरीदता है या बड़ा क्वांटिटी खरीदता है, फिर छोटे छोटे क्वांटिटी बहुत सारे रिटेलर खरीदते हैं, और फिर ये छोटा छोटा क्वांटिटी लोगों तक पहुंच पाता है। तो ये इंटरनल ट्रेड है हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। ठीक है, एक बारी फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। होलसेलर ट्रेडिंग क्या होता है, होलसेल ट्रेडिंग या होलसेल ट्रेड क्या होता है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अ लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, इट मेंटेन्स अ लार्ज स्टॉक, ये लार्ज स्टॉक को मेंटेन करता है अपने वेयर हाउसिंग में, अपने जो भी वेयर हाउसिंग जहाँ भी बना रखा होगा वेयर हाउसिंग में ये लार्ज स्टॉक में खरीदता है, और फिर धीरे धीरे ये छोटे अमाउंट में बेचता चला जाता है। ही बाइज अ गुड्स फॉर अ कैश फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑन द क्रेडिट टू द रिटेलर। ये क्या कैश में खरीदता है, कहाँ से, प्रोड्यूसर से खरीदता है, प्रोड्यूसर से ये खरीदा कैश में, उसके बाद ये क्या करता है, क्रेडिट पर बेच देता है, मतलब किस्तों में अगर रिटेलर देना चाहता है तो दे सकता है, और अगर वो जैसे भी पेमेंट करता है वो तो बात है, वो जो भी एक कहीं ना कहीं होलसेलर है और जो रिटेलर है उनके बीच का बात है। तो अ लार्ज पार्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द होलसेल ट्रेडिंग, और बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए एक होलसेल ट्रेडर को फंक्शन करने के लिए। ठीक है, होलसेल ट्रेड समझ में आ गया। अब हम लोग क्या, रिटेल ट्रेड क्या होता है, इट रेफर्स टू अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अ स्मॉल क्वांटिटी, कि जो स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है। एंड रिटेलर बाइज अ गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड बाइज और सेल्स दिस गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। क्या करता है कि वो रिटेलर क्या करता है, बाइंग और सेलिंग क्या करता है, जो बाई करता है वो होलसेलर से बाई करता है, और सेल कहाँ करता है, वो अल्टीमेट कस्टमर के पास सेल कर देता है। कि वो क्या करेगा, वो होलसेलर से तो लेगा, लेकिन वो बेचेगा किसको, कस्टमर को डायरेक्टली। ठीक है, ये इंटरनल ट्रेड हो गया, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। सेम इसी तरीके से एक्सटर्नल ट्रेड है। एक्सटर्नल ट्रेड भी तीन तरीके का होता है। इट रेफर्स टू अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री, कि ये हमारी कंट्री के बाहर जो भी सामान बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, दैट बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड। उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड समझ में आ गया। अब एक्सटर्नल ट्रेड जो भी होता है वो तीन तरीके का होता है। क्या होता है, तीन तरीके का, चलिए हम लोग एक बारी पढ़ लेते हैं। तीन तरीके का, पहला होता है एक्सपोर्ट, होता है एक कंट्री से। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, ये हमारा कंट्री इंडिया है और ये अमेरिका है। अगर कोई भी सामान हम अपने कंट्री से सेल कर रहे हैं टू द फॉरेन कंट्री, अगर हम अपने कंट्री से कोई भी गुड्स एंड सर्विस को अगर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं टू द फॉरेन, मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री, दूसरे कंट्री, देन दैट पर्टिकुलर इज रेफर्स टू एज एक्सपोर्ट। इट रेफर्स टू अ सेल ऑफ गुड्स टू द फॉरेन कंट्री, कोई भी गुड्स को अगर सेल करते हैं फॉरेन कंट्रीज में तो एक्सटर्नल हो गया ना, क्यों, क्योंकि हम लोग जो भी गुड्स एंड सर्विस का बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अनदर कंट्री से कर रहे हैं। द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इंकरेज टू एक्सपोर्ट एज इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द फॉरेन रिजर्व्स। और एक डेवलपिंग कंट्रीज का क्या मेन मोटो होना चाहिए, क्या मोटो होना चाहिए, कि वो एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दे, ताकि क्या हो कि उसके कंट्री में, अब देखो कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा कोई सामान को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो जो अमेरिका वाला है, अमेरिका वाला बंदा, वो तो डॉलर इसे देगा ना, तो हमारा फॉरेन करेंसी बढ़ेगा। और जब हमारा फॉरेन करेंसी बढ़ेगा, जब विदेशों का पैसा यहाँ आएगा, तो क्या होगा, हमारा वैल्यूएशन बढ़ेगा, हमारा कंट्री और अच्छे से डेवलप हो पाएगा। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डील विथ इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में डील करने के लिए, इसीलिए एक्सपोर्ट में किसी कंट्री को डील करना चाहिए ताकि फॉरेन करेंसी क्या हो सके,
आ सके हमारे कंट्री में। इंपोर्ट का मतलब क्या, इट रेफर्स टू अ बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। ये क्या है, अमेरिका है, ये क्या है, इंडिया है। अगर अमेरिका से कोई सामान कोई यहाँ मंगवा रहा है हमारे कंट्री में, तो क्या कर रहा है, वो बाई कर रहा है हमारी कंट्री के रेस्पेक्ट में, तो बाई कर रहा है, तो बाइंग हो रहा है, देन दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज इंपोर्ट। की क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। अगर विदेशों से जो भी सामान, जो भी गुड्स एंड सर्विस हमारे देशों में आ रहा है। एंड इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स इज इंकरेज्ड एज कंपेयर टू इंपोर्ट टू द कंज्यूमर गुड्स। कि जो कैपिटल गुड्स है उसे इंकरेज करना चाहिए ताकि हमारे देश का टेक्नोलॉजी बढ़ सके और जो कंज्यूमर गुड्स है वो हम लोग अपने कंट्री में बना सकें। क्योंकि आप मशीन लाओगे वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मशीन ला रहे हो आप बनाने के लिए सामान को, लेकिन आप सामान ही परचेस कर रहे हो, आप गुड्स ही परचेस कर रहे हो। अब सोचो कि आपके अगर इंडिया में अगर साबुन नहीं बन रहा है, अगर सोप नहीं बन रहा है, ठीक है, तो अगर एक क्या होता है कि आप गुड्स को इंपोर्ट करो, एक होता है मशीन को आप इंपोर्ट कर लो और अपने घर पर ही साबुन बना लो, तो हो गया ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए इंपोर्ट पर फोकस करना चाहिए, इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पर। कैपिटल गुड्स इंकरेज होना चाहिए इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स के कंपेयर में, ठीक है। दो तरीके का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सटर्नल ट्रेड होता है। तीसरा क्या होता है, एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। कि अगर आप कोई भी सामान को इंपोर्ट कर रहे हो ताकि आप उसे एक्सपोर्ट कर सको, ठीक है। देखो ये इंडिया हो गया, ये अमेरिका हो गया। अगर अमेरिका से कोई सामान इंपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पर, और ताकि इंडिया दूसरे कंट्री में, इंडोनेशिया हो गया या श्रीलंका हो गया, वहाँ पर ये एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से इंपोर्ट किए और दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए वो सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं, देन दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज रेफर्स टू एज एंटरपोर्ट। इन एंटरपोर्ट द गुड्स आर परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। क्या किया जाता है, विदेशों से ये सामान लाया जाता है, और बट नॉट फॉर द कंजम्पशन ऑफ होम कंट्री। ये हम लोग अपने कंट्री में कंज्यूम नहीं किए, हम लोग क्या किए, श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर दिए, बट फॉर सेलिंग दिस गुड्स टू अदर फॉरेन कंट्रीज के, अदर फॉरेन कंट्रीज में ये हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या है, एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब क्या, कि आप किस तरीके से मदद कर रहे हो ट्रेड को करने के लिए। तो ट्रेड को मदद करने के लिए अगर सीधी सी बात की जाए तो एक्टिविटी विच हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ द ट्रेड आर नोन एज एड टू ट्रेड। कि आप स्मूथ फ्लो करने के लिए जो भी ट्रेडिंग फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड कराने के लिए जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, एक कोई भी बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स को स्मूथली रन करने के लिए, देन दैट पर्टिकुलर एड जो भी मदद दे रहे हो इज नोन एज एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। कि आप ट्रेड को मदद कर रहे हो, ठीक है। द कॉमन ऑक्सिलरी ट्रेड आर क्या होता है, कौन कौन सा फैसिलिटी या कौन कौन से फैसिलिटी या किस तरीके से कोई सर्विस प्रोवाइड करे ताकि वो जो स्मूथली फंक्शन हो सके। पहला, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ठीक कर दो। अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कोई भी कंट्री का ठीक हो जाए तो क्या होगा, सही तरीके से बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स होगा, सामान खराब नहीं होगा, सही तरीके से कम्युनिकेट हो पाएगा। किसी को बैक करना है, किसी को परचेस करना है, तो वो सारा अच्छे से स्मूथली किया जा सकता है। बैंकिंग और फाइनेंस मतलब पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। पैसे की कमी मतलब जो अगर बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है, बैंक उसे अच्छे से फाइनेंस प्रोवाइड करे ताकि उसका बिजनेस और अच्छे से बढ़ सके और वो प्रोड्यूस कर सके और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सके ताकि कंज्यूमर के पास और सारा सामान पहुंच सके, ठीक है। इंश्योरेंस फैसिलिटी रिस्क को कम करने के लिए। वेयर हाउसिंग आपका जो भी टाइम को बचत करने के लिए। वेयर हाउसिंग आपका सामान खराब ना हो, फ्रेश रहे, तो वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। और पांचवा क्या, एडवर्टाइजिंग करो ताकि आप और स्मूथली फंक्शन कर सको और एड प्रोवाइड कर सको कॉमर्स को, ठीक है। तो आई होप सो कॉमन, ऑक्सिलरी और एड टू ट्रेड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हो गया हम लोगों का। आज फिर से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। इसीलिए आई होप सो आप लोग इन्जॉय किए होंगे और सही तरीके से आप लोग पढ़िए, अच्छे से रहिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली। और आई होप सो मैं इसी तरीके से वीडियो डालता रहूँगा और अपने पोटेंशियल से जितना भी हो पाएगा मैं करता ही रहूँगा, ठीक है। चलिए बाय, ओके।